गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 10 की चैप्टर नंबर 12 की ये सेकेंड वीडियो है, एक नई शुरुआत। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि डॉक्टर प्रोफेसर रमेश और माधवन के बारे में, कि उन लोग के बीच में ऐसी बातें होती है कि मानव प्रक्षेपण बनाने की वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इंसान को बिजली की तरंगों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो इसी के बारे में दोनों के ये सिलसिले में दोनों की बातें होती हैं। अब इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। हाँ, याद तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रमेश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। अब प्रोफेसर रमेश जो है अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आपको मालूम होगा कि हमारा बॉडी जो है वो विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। और कहते हैं कि हाँ, इतना है कि कोई वस्तु और जीवित प्राणी के बीच में जो है अंतर तो बहुत होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणी के बारे में भी लागू होती है। अब इनका कहना है कि जो बातें वस्तु के लिए जो लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और यह कहते हैं कि हम प्रोफेसर कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु को जो मूल तत्वों को उसको जोड़ देते हैं तो वापस वो अपने रूप में आ जाता है। तो इसी तरह जो है हम जीवित प्राणी के साथ भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रमेश ने एक लंबी सांस ली। कहते हैं कि हाँ, ये प्रक्रिया जो है पहली प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया से काफ़ी जटिल है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। इतना बोलने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में हो गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही ना पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। अब प्रोफेसर की इस बात को सुनकर माधवन जो है एक अजीब सी समस्या में पड़ जाता है कि प्रोफेसर का ये लेक्चर सुनकर वो खुश हुए कि शंका में पड़े। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल को क्रोधा और वह बोले बिना ना रह सका। यानी अब दूसरे मिनट में ही उसके दिमाग में एक सवाल आया और आखिर वो बोले बिना नहीं रह पाए। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है। कहते मानते हैं कि अगर ये सब प्रक्रिया जो है ये इजी संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के थ्रू एक से दूसरी जगह भेज सकते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ आई। अब उनकी बात सुनकर उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कब कहा ऐसा कि हम किसी व्यक्ति को किसी साधन के थ्रू हम दूसरी जगह भेजेंगे। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी टीवी के सेट पर प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोफेसर क्या कह रहे हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि बिना किसी साधन के थ्रू हम एक इंसान को दूसरे स्थान पे भेजेंगे। बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फिल्म जो होती है, मूवी जो होती है, वो एक तरंगों में उसको परिवर्तित करते हैं और उसके बाद जो उसको टीवी स्टेशन के
स्थान पे उसको वहाँ पे ले जाके दिखाया जाता है। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेषण प्रकार के तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। यहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा। वह तरंगों के पास मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर रमेश कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को उसके मूल तत्व यानी बिजली के तरंगों के साथ उसको उसके अंदर परिवर्तित करेंगे और फिर उसका मूल तत्व को एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा जाएगा। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स ने उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रमेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। अब जो है क्या हुआ, माधवन की तंद्र जो है वो भंग हो गई। कारण यह था कि मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़ा हुआ पावर जो है वो सप्लाई बॉक्स में उठने वाला धुआं बन गया। यह देखकर माधवन हक्का बक्का हो गया कि उसके मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रमेश का जो शरीर जो है वो तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक जो है वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई। यानी यहाँ पे ये बताया है कि प्रोफेसर ने अपने आप को तरंगों में परिवर्तित करके वो मानव प्रक्षेपण के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह वो जाना चाहते थे। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। अब माधवन क्या है, पसीना पसीना हो गया। अब वो कुछ करता, उसका जो यानी कमरे का जो पावर सप्लाई था वो क्या हो गया, बंद हो गया। माधवन के हाथ पैर फूल गए। अब वो घबरा गया, उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और से जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। यानी उस समय जो सिर्फ जो कंप्यूटर से जुड़ा जो रडार थी यंत्र था वही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रमेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मानव यंत्र प्रक्षेपण जो प्रोफेसर रमेश ने किया था तो वहाँ पे ये हुआ कि जो उनका मानव प्रक्षेपण है क्या वो फेल हो गया है। अब यहाँ पे माधवन को समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। लेकिन वहाँ पे ये हो रहा था कि कंप्यूटर पे सब दिखाई दे रहा था कि प्रोफेसर का शरीर जो तरंगों में परिवर्तित है वो सब कंप्यूटर पे उनको दिखाई दे रहा है। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रमेश का तंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। अब यह क्या होता है कि जो प्रक्षेपण यंत्र की जो दूसरे इकाई यानी वहाँ पे यह फेल हो जाती है, इस वजह से जो उनकी जो तरंग स्वरूप जो है वो फेल हो जाती है। इस वजह से वो हवा के बहाव के साथ जो उनकी लेब होती है, लेब के पीछे एक नाला है, वो वहाँ जाके नाले की ओर उड़ चले। अब प्रोफेसर रमेश जो है वो उस नाले में आके गिर गए। नाले के किनारे बनी झुग्गिया के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे
खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। अब प्रोफेसर जो है क्या है वो नाले में आके गिर गए। अब वहाँ का जो वातावरण था, जो माहौल था, वहाँ पे ये बताया है कि वहाँ पे दो शराबी जो है वो शराब पीकर आए हैं और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। और वहाँ पे चेचक के दो मरीज वहाँ पे लेटे हुए हैं और थोड़ी ही दूर पे दो बच्चे जो है वो खाने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहे हैं। और उनकी माँ जो है गीली हुई लकड़ियों से चूल्हा जलाते हुए जूझते हुए दिख रही है और अपने बच्चों को बुरी तरह डांट रही है। और माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। अब उधर जो है माधवन की हालत जो है ख़राब हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करे कि बिजली विभाग वालों को फ़ोन करे कि बिजली मिस्त्री को फ़ोन करे। तो इस तरह सोचने में, और कभी वो आपस में बात करे, इस तरह सोचने में उसको 15 मिनट बीत गए और उसको पता भी नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार क्रोधा। उसने प्रक्षेपण के यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। अब वो वहाँ उसका दिमाग में एक थॉट आती है कि वो क्या करता है। जो प्रक्षेपण का यंत्र है उस स्विच को जो वो पावर बॉक्स से निकाला और उसको सीधे जाके बिजली के स्विच से जोड़ दिया। इस तरह जो है उसका कमरा जो है क्या है रोशनी से भर गया और जो मानव प्रक्षेपण था वो फिर से सक्रिय हो गया, यानी चालू हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। अब यहाँ पे जो मशीन फिर से स्टार्ट हो गई, यानी अभी भी जो मानव प्रक्षेपण है वो भी काम कर रहा था। और जैसे ही यानी उसकी कार्य स्टार्ट हुई तो वो जो उसका रिसीवर था वो घूम गया। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। अब वहाँ पे जो है उसकी तरंगे जो है वो यंत्र रिसीव कर ली गई और जो कार्यप्रणाली है वो फिर से स्टार्ट हो गई। इतने में और जो उसका मूल स्वरूप है वो परिवर्तित होने लगा कि माधवन जो है जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचा और उसमें सारे लगे बटनों को वो दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चेंबर में हलचल हुई और प्रोफेसर रमेश बाहर आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी ही देर में सारी प्रक्रिया जो है सफलतापूर्वक चालू हो गई और वो संकेत देता है, यानी ऑर्डर देता है। और उसी क्षण में जो है रिसीवर के चेंबर में हलचल हुई और प्रोफेसर रमेश जो है वो बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। अब प्रोफेसर रमेश को वो बाहर निकालता है और वो देखता है कि प्रोफेसर रमेश उनकी बाहों में उनको ले लेता है अपनी, और फिर थोड़े ही देर में वो डॉक्टर को फ़ोन लगाता है क्योंकि प्रोफेसर रमेश की हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रमेश को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। अब वहाँ डॉक्टर आते हैं, उनको चेकअप करते हैं और उनका इंजेक्शन लगा के और उनको जो भी दिशा निर्देश रहता है यानी कि एडवाइस दे के वो वहाँ से चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रमेश को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई।
वह बोला, बधाई हो सर आपका प्रयोग। अब आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रमेश को होश आता है और माधवन जो है उनके प्रयोग के लिए उनको बधाई देता है। प्रोफेसर रमेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सगड़ मारते पानी के किनारे बजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। अब यहाँ पे क्या लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर रमेश के मन में उस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। वो ये भी सोच रहे थे कि ये मेरी बरसों की मेहनत का आविष्कार है जो इनको भारतवर्ष में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिला सकता है। लेकिन दूसरी ओर उनको ये एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि जहाँ वो एक नाले की जो दशा देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से वहाँ की हालत होती है कि दो शराबी जो है शराब पी के आके आपस में गाली गलौज करते हैं, दो चेचक के मरीज वहाँ लेटे रहते हैं, बच्चे जो है खाने के लिए अपनी माँ से जिद करते हैं और माँ जो है गीली लकड़ियों से चूल्हे को जलाते हुए अपने बच्चों को डांटती है। ये सब माहौल देख के उनको जो है अपनी जो व्यक्तित्व संपूर्ण जो रहता है वो कहता है कि ये सब क्या है, उनको खोखला नज़र आने लगता है। कि नहीं, इंसान का ये इसमें ही बताया कि इंसान खुद तो तरक्की कर लेता है मगर जो हमारे पीछे जो हालत है उसको नहीं देखता के। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रमेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अब माधवन की बात जो इनके कानों में पहुंचती है और उन्होंने रमेश की बात बीच में ही काट दी। कहते हैं प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। कहते अभी मैं अपना काम शुरू करूँगा। इस देश के लाखों नागरिकों का कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन का न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यह बहुत बड़ा काम है। कहते हैं कि अभी तो मुझे काम स्टार्ट करना है और लाखों नागरिक को जो भूखे प्यासे हैं और जो जिनका जीवन जो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है वो सब मैं उपलब्ध उनको करवाऊँगा। ये बहुत बड़ा काम है। अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रमेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। कहते अब तो इसकी शुरुआत मुझे करनी है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान और परेशान उनके पीछे भागा। वह ये समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रमेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। अब माधवन जो है वो हैरान और परेशान हो गया और उनके पीछे भागा और वो समझ भी नहीं सकता था कि इस दुर्घटना से प्रोफेसर रमेश के दिलो दिमाग पे क्या असर पड़ा है कि जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिए है और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद उसको पूरा करने की वो चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पे बताया है कि इंसान जो है अपनी क्या कहते हैं अपने बारे में सोचता है, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि प्रोफेसर रमेश जो है वो मानव प्रक्षेपण बनाना चाहते थे कि एक इंसान को बिजली की तरंगों में परिवर्तित करके दूसरे स्थान पे भेजना, और वो प्रयोग जो है वो अपने आप पे खुद पे इस्तेमाल करते हैं। और जब ये प्रयोग स्टार्ट हो जाता है पूरा, तो वो स्टार्ट होने के बाद वो प्रयोग फेल होता है। वो जाके एक नाले में वहाँ पे गिर जाते हैं, यानी जिस यान में वो रहते हैं वो जाके वहाँ गिरते हैं। तो वहाँ जाके वो हालत देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी हालत है कि शराबी जो है शराब पीकर आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। दो मरीज चेचक के 2 मरीज वो लेटे हुए हैं, बच्चे खाने के लिए जिद कर रहे हैं। माँ जो है क्या कहते हैं गीली लकड़ियों से चूल्हा जला रही है और बच्चों को डांट रही है। ये सब हालत जो है देखकर प्रोफेसर माधवन के हृदय में और मन में बहुत क्या कहते हैं महसूस होता है कि मैं आज इस तरक्की पर हूँ, लेकिन
ऐसे भी लोग हैं कि जिनको खाने की सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, तो ये सब देख के उनके दिल पे बहुत गहरा असर होता है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने माधवन से कहते हैं कि कैसा प्रयोग, कोई प्रयोग नहीं, बोले आज से मुझे ये काम करना है कि देश के लाखों नागरिकों को मैं हर वो सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा जो उनको पूरी हो। और वो ये फैसला लेते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नियमित क्वेश्चन नंबर 1, नियमित लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु में क्या नहीं होता? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर है अणु। माधवन कौन थे? तो माधवन एक वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर रमेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो इसका उत्तर है कि प्रोफेसर रमेश का ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना था। एक एक वाक्य के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम दीजिए। तो एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम है प्रोफेसर रमेश और प्रोफेसर माधव। क्वेश्चन नंबर 2, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? इसका उत्तर है यकायक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता है। धुआं उड़ता हुआ देखकर प्रोफेसर माधव को पसीना आ गया। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन क्या है, कंप्लीट होता है। ओके, बाय।